हाय गाइस। यह डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जो छात्र सोच रहे हैं उनके लिए हम NISM एग्ज़ाम VA5A के सिलेबस पर आधारित संपूर्ण क्वेश्चन तथा नोट्स बेहतरीन तरीके से एक बार रिसीव करने पर रिवीजन करने पर 100% उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इन्हें आप कम से कम 2 बार रिवीजन करें। 100% के साथ आप अच्छे अंक से पास होंगे। जिनके पास होने के लिए 100 मार्क में से 50% उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य मार्क होता है। तो आइए हम इनके एग्ज़ाम 5A डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं 6वें लेसन में। आज हम इसका अवलोकन करेंगे जिसमें म्यूचुअल फंड वितरण, संरचना, व्यक्तिगत तथा गैर व्यक्तिगत। इसमें सीखने में मुख्य पाठ्यक्रम होते हैं म्यूचुअल फंड वितरक की भूमिका और महत्व। दूसरी पॉइंट में हम अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड वितरक। तीसरी पॉइंट में अध्ययन करते हैं म्यूचुअल फंड वितरक बनने की क्या शर्तें होती हैं, तथा चौथा पॉइंट में अध्ययन करेंगे वितरक के तरीके कितने होते हैं। पांचवी पॉइंट का अध्ययन है म्यूचुअल फंड वितरक बनने के लिए आवश्यक क्या शर्तें होनी चाहिए, तथा छठवीं पॉइंट है राजस्व का वर्चस्व, और 7वीं पॉइंट है सेबी द्वारा कमीशन जो हमें प्राप्त होता है, उसके विषय में 7वीं पॉइंट का अध्ययन करते हैं। तथा 8वीं पॉइंट है AMFI द्वारा उचित जांच प्रक्रिया जिसके देख रेख में ये सारे कार्य होते हैं। फंड खरीदना, फंड बेचना। 9वां पॉइंट आता है वितरक के लिए नामांकन सुविधा, क्या क्या इनके पास सुविधाएं होती हैं। तथा 10वां पॉइंट आता है वितरकों का परिवर्तन, माने जो वितरक होते हैं, विक्रेता होते हैं, उसे कैसे चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इन 10 पॉइंटों पर इस चैप्टर नंबर 6 में हम विधिपूर्वक अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में म्यूचुअल फंड वितरक की भूमिका। म्यूचुअल फंड वितरक निवेशकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पोर्टफोलियो बनाने जिसमें सहायता करता है। दूसरी पॉइंट आता है वितरक निवेशकों की वित्तीय संसाधनों, जोखिम लेने की क्षमता का विश्लेषण करता है। तीसरी पॉइंट आती है फंड मैनेजर बाजार उद्देश्य और आर्थिक विश्लेषण के कारण पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं। तो चौथी पॉइंट आती है निवेशकों को वित्तीय लक्ष्यों हासिल करने में मदद करने में फंड मैनेजर और वितरक दोनों ही एक साथ संयुक्त होकर सहयोग करते हैं। किसका? निवेशक का, जिसमें फंड मैनेजर होता है और वितरक होता है। पेशेवर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। दूसरी पॉइंट विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड वितरक। अब इसमें भारत में म्यूचुअल फंड कई फंड चैनल के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। इसमें एंगल है, ग्रोथ है, अदर ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके नाम हम आगे बताएंगे। अब इसमें आता है व्यक्तिगत वितरक होता है जो स्वयं का वितरक करता है। ख में बैंक और बैंक शाखाएं होती हैं। ग में
राष्ट्रीय व क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। घ में NBFC और स्टॉक ब्रोकर होते हैं। अंगा पॉइंट आता है, डाकघर भी होता है और सीधे AMC द्वारा भी कुछ वितरक होते हैं। तो इस तरह से ये 5 वितरक होते हैं। अब आता है वितरक के तरीके, कैसे वितरक किए जाते हैं। परंपरागत रूप से म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरक कागज आधारित आवेदन पत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा है एजेंट ग्राहकों को आवेदन ले जाते थे और उन्हें आधिकारिक स्वीकृति के लिए COPS पर जमा करते हैं। अगला है इंटरनेट, आज के दौर में जो चलने वाला है। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी वितरक अपने सेल बाय करते हैं और सेल भी करते हैं। डिजिटल इंटरनेट और मोबाइल उदय के साथ डिजिटल चैनलों की प्रमुखता मिली है। वर्तमान में कागजी आधारित और डिजिटल दोनों प्रकार के लेन देन साथ साथ मौजूद हैं। हाइब्रिड वितरक भौतिक और डिजिटल माध्यमों का संयोजन होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड के वितरक बनने के लिए हमारी शर्तें क्या होती हैं। AMC व्यक्तियों, बैंकों, NBFC या वितरक कंपनी को वितरक के रूप में नियुक्ति करती है। सेबी द्वारा NSM सीरीज VA म्यूचुअल फंड वितरक प्रकार की परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। वितरक बनने के लिए अभिकरण चरण होते हैं, जिसमें NSM से प्रमाण प्राप्त करते हैं परीक्षा देकर। दूसरा, अपने वितरक को जाने KYC की प्रक्रिया पूरी कराते हैं। तीसरा, AMFI पंजीकरण संख्या प्राप्त करते हैं। और चौथा जो है AMC के साथ सूचीबद्ध होते हैं। तो ये सफल वितरक बनने के इतने चरण होते हैं और इन 5 चरणों को पूरा करते हैं। अब आता है प्रश्न कि म्यूचुअल फंड वितरक के लिए राजस्व क्या होता है। देखिए, राजस्व में वितरक म्यूचुअल फंड की बिक्री से प्राप्त कमीशन के माध्यम से राजस्व अर्जित कर सकता है, माने आय अर्जित कर सकता है। इसी में सेबी ने प्रविष्ट कमीशन और लेन देन शुल्क पर रोक लगा रखी है। AMFI द्वारा पूर्ण परीक्षण मॉडल अपनाया गया। कमीशन केवल भौतिक रूप से है तथा अगला स्टेप माना जाता है टेली ट्री कमीशन। ये टेली ट्री कमीशन वितरक के माध्यम से AMC द्वारा प्रबंध व निवेशक परिसंपत्ति का कमीशन निकालकर हर माह जो है वितरक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। तो ये AMC का काम होता है। AMFI द्वारा मासिक और त्रैमासिक ये भुगतान होता रहता है। एसेट वितरक के लिए नामांकन सुविधाएं हैं। AMFI वितरक को नामांकित की सुविधा आवश्यक है ताकि सुखद भविष्य सुनिश्चित हो सके तथा मृतक वितरक के पोर्टफोलियो के समीक्षा पास करने का हकदार नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी हो। अब इसके उत्तराधिकारी में नामांकित व्यक्ति के पास ARN होना आवश्यक नहीं है। पहले के ARN के तहत प्राप्त संपत्ति पर कोई कमीशन मिलेगा। मृतक के ARN कोड के तहत कोई नया व्यवसाय या SIP अनुमति भी नहीं है। नामांकित व्यक्ति मृतक वितरक के कानूनी वारिस के लिए न्यासी के रूप में कार्य करता हो। अब आता है वितरक का परिवर्तन। निवेशक लिखित अनुरोध के माध्यम से अपने वितरक को बदल सकता है या सीमा उनके संपर्क कर सकता है।
कोड में बदलाव होने पर पुराने या नया वितरक में से किसी को भी कोई कमीशन नहीं देता है। यदि वितरक स्वेच्छा से व्यवसाय छोड़ देता है तो नए वितरक को टेल कमीशन मिल सकता है। परिवर्तन केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमति मिलती है। कानून, स्थिति या नाम में परिवर्तन, व्यवसाय का विराम, अधिग्रहण, हस्तांतरण, पारिवारिक संपर्क या उत्तराधिकार व्यक्तिगत ये माना जाता है। अब आता है खिलाड़ी व्यक्तिगत खिलाड़ी। भारत में व्यक्तिगत एजेंट के माध्यम से वित्तीय उत्पादों के वितरण की एक मजबूत परंपरा रही है। SIP और UTI ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत चैनलों के नेटवर्क पर निर्भर थे। इस एजेंट के घरेलू बचत को औपचारिक वितरण प्रणाली में लाने की मदद की। नए वितरक व्यक्तिगत रूप से शुरुआत करते हैं और संचालन का समस्त काम अकेले ही संभालते हैं, और समय समय के साथ कुछ संस्थाएं विकसित होकर गैर व्यक्तिगत चैनल बना देती हैं, और पारंगत गैर संस्थागत चैनल निम्नलिखित माध्यमों से संचालित होते हैं। उनके अपने शाखा का कार्यालय और कर्मचारी उप एजेंट का एक नेटवर्क होता है। आइए हम देखते हैं गैर व्यक्तिगत संस्थाएं। इसमें साझेदारी फर्म, राष्ट्रीय वितरक और वित्तीय कंपनियां और स्टॉक ब्रोकर भी शामिल होते हैं। संस्थागत वितरक से तात्पर्य आमतौर पर बड़ी वितरक कंपनियां और बैंकों से होता है, जबकि निवेशक को इनकी कर्मचारियों या उप एजेंटों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कार्यों की परिचालन संरचना अलग अलग हो सकती है। इसमें कर्मचारी के वेतन मिलते हैं, निश्चित लागत पर उप एजेंट कमीशन कमाते हैं, ये परिवर्तन लागत होता है। गैर व्यक्तिगत वितरक के विभिन्न व्यावसायिक मॉडल मौजूद हैं। इसमें म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में बैंक खाताधारक को म्यूचुअल फंड की तर्क करने के लिए बैंक प्रमुख माध्यम माना जाता है। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए सबसे पहले बैंक उत्पाद बेचते हैं। अब सेबी RBI के नियमों के अनुसार ही म्यूचुअल फंड वितरक करते हैं। बैंक ग्राहक को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि फुटकर बैंकिंग, धन प्रबंधन, प्राथमिक बैंकिंग की संपत्ति और निवेशक योग्य अधिशेष के आधार पर पूर्व वर्गीकरण किया जाता है। स्टॉक ब्रोकर क्या है, अर्थात वितरक। सेबी में लागू लाइसेंस के तहत स्टॉक ब्रोकर म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री के सक्षम बनाते हैं। BSE स्टार FMF एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब आइए अगला स्टेप में देखते हैं कि लाभ, कम लागत, व्यापक पहुंच और खुदरा निवेशक की बढ़ती भागीदारी। AMFI को क्लोज एडिट या इंटरवल स्कीम को सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। ATM सीधे एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, जबकि पंजीकृत AMFI वितरक उद्देश्य वाली सदस्यता का उपयोग करके इन प्लेटफॉर्म पर लेन देन कर सकते हैं। निवेशक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशक कर सकते हैं, निकासी भी कर सकते हैं, जिसमें नियमित SIP, SWP और STP लागू कर सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। वितरक का पेश किए गए कंप्यूटर आधारित, मोबाइल आधारित एवं वितरक स्मार्टफोन, फीचर्स फोन और टैबलेट पर अनुकूलित ऐप उपलब्ध कराते हैं, जिनके माध्यम से निवेशक को प्रभावित करते हैं। यह किसी समय कभी भी त्वरित और सुविधाजनक ऑनबोर्डिंग सक्षम बनाती है। मोबाइल ऐप नए ग्राहकों को IP और SWP शुरू करने, लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव के लिए डिजाइन किया गया, जिसने कागजी कार्रवाई कम हो जाती है। आसान पहुंच प्रदान करके वितरक को ग्राहकों को बनाने में मदद मिलती है।
AMC द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शिता अर्थात प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो AMC वेबसाइट, टूल, AMS मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे लेन देन की विकल्प प्रदान करते हैं। निवेशक सीधे AMC के साथ बातचीत करता है। की जाने वाली सुविधाएं में खरीद, मोचन, SIP, SWP, STP, प्रबंधक, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। यह प्रत्यक्ष योजना निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे वितरक लागत कम होती है। नए युग के निवेश में उभरती हुई फिनटेक प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड में निवेश को सरल बनाते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक आदि में निवेश की अनुमति होती है। मुख्य विशेषताएं पेपरलेस ऑनबोर्डिंग होती है, कम लागत और प्रत्यक्ष योजना की उपलब्धता, ऐप्स, वेब के माध्यम से आसान इंटरफेस, उदाहरण ग्रो, पेटीएम मनी, जोरोधा, गारंटी एट मनी आदि ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से कार्य होते हैं। युवा प्रौद्योगिकी प्रेमी निवेशक को बाजार में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने वितरक को जानिए। KYD आवश्यकता। वितरक की पहचान और प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए AMF द्वारा शुरू किया गया 2 चरण वाली प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन और बायोकेमिस्ट्री सत्यापन माना जाता है। इसमें मुख्य आवश्यकताएं CA, जिसके कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे CAMS, POS और सेंट्रल म्यूचुअल फंड। ये 2 ऐप हैं जिसे समाप्त पैन कार्ड, पते का प्रमाण जमा करते हैं। नए नवीनीकरण ARN के लिए बायोकेमिस्ट्री कैप्चर, दाहिने हाथ की उंगलियां लगाई जाती हैं, प्रिंट आउट किया जाता है और व्यक्तिगत वितरक अभिव्यक्ति कर्मचारियों को बायोमेट्रिक जांच भी की जाती है। KYC की पावती प्राप्त और उसकी प्रशासन सभी सूचीबद्ध MC के साथ साझा भी करते हैं। AMFI पंजीकरण संख्या ARN प्रमाण और KYC पूरा होने के बाद ARN प्राप्त करने के लिए AMFI के साथ पंजीकृत करें। वैधता 3 वर्ष की मानी जाती है। AMFI संस्था के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी विशिष्ट पहचान संख्या EUIN जारी करता है। AMC के साथ सूचीबद्ध होना। म्यूचुअल फंड योजना को बेचने और कमीशन कमाने के लिए वितरक को AMC द्वारा ही सूचीबद्ध होना पड़ता है, जिसमें यह अति आवश्यक माना जाता है। एक या अधिक AMC के साथ सीधा सूचीबद्ध होना। किसी अन्य सूचीबद्ध वितरक के साथ कार्य करें। चैनल में शामिल होने से संबंधित उपयोग को प्राप्त करने की पात्रता सुनिश्चित होती है। पंजीकरण यह चैनल में शामिल होने की प्रक्रिया है। NIMS में सीरीज VA परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य माना जाता है। पहला चरण जो है एग्जाम परीक्षा ही मानी जाती है, जबकि KYC सत्यापन करें। AMFI पात्रता पंजीकरण की संख्या ARN EUIN प्राप्त करें। AMFI के साथ सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करें, वितरक शुरू करें और आय कमीशन अर्जित करें। AMFI के साथ सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया। म्यूचुअल फंड योजना को बेचने और कमीशन कमाने के लिए वितरक को AMFI के साथ सूचीबद्ध होना आवश्यक है, जिसमें NISM परीक्षा सीरीज की परीक्षा उत्तीर्ण करें, KYC सत्यापन पूरा करें, ये आदि सत्यापित माना जाता है। वितरक शुरू करें, टेली कमीशन अर्जित करे, गोपनीयता AMFI तथा SEBI सहित का अनुपालन करे, जोखिम कारकों का उचित खुलासा करे,
कोई कमीशन छूट या निवेशक प्रलोभन नहीं करे। यह AMFI ने अक्टूबर 2020 में ARN नंबर आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया। वितरक टेलर कमीशन की अवधारणा। वितरक निवेशक के शुद्ध लाभ मूल्य NAV पर आधारित टेली कमीशन पाता है। जब तक निवेशित रहती है तब तक भुगतान किया जाता है। जैसे 4 करोड़ प्रतिदिन गणना की गई है। टेलर AMFI कमीशन 50 + 350। उदाहरण के लिए निवेश में यह टेलर कमीशन 1.5% और मासिक टेलर जो है 313 रुपये का दर्शाया जा रहा है। AMC द्वारा दीर्घकालिक आय के रूप में टेलर का कमीशन हो रहा है। पहले AMC को 1 लाख से अधिक के निवेश पर लेनदेन शुल्क देना पड़ता था। सेबी ने परिपत्र ARS और SG 54/2014 के अनुसार अब लेनदेन शुल्क ढांचे में परिवर्तन कर दिया। निवेशक द्वारा वहन किए जाने वाले लेनदेन शुल्क और अग्रिम कमीशन बंद भी कर दिए गए। अब वितरक को निवेशक द्वारा नहीं बल्कि AMC द्वारा सीधे मुआवजा दिया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया पहले नहीं थी। वितरक और निवेशक सलाहकारों के बीच संरचना। निवेशक सलाहकार शुल्क लेकर निवेश संबंधी सलाह प्रदान करते हैं। सेबी विनियम के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य समझता है। वितरक पंजीकृत एजेंट AMFI। दूसरा, निधि वितरक के भाव के रूप में पदोन्नति की आकस्मिक सलाह के रेगुलर पॉइंट सलाहकार शुल्क और कमीशन दोनों अर्जित नहीं कर सकते हैं। तानाशाह खुद को निवेश सलाहकार कहते हैं। एजेंट वितरक के लिए नामांकन सुविधाएं। AMFI वितरक को नामांकन की सुविधा प्रदान करता है ताकि मृत्यु के बाद परिवार को आय सुनिश्चित हो सके। मृतक वितरक के पोर्टफोलियो से कमीशन टेलर प्राप्त करने के हकदार नामित व्यक्ति कानूनन उत्तराधिकारी होता है। शर्तें हैं। नामांकित व्यक्ति के पास ARN होना आवश्यक नहीं है। इससे मृतक ARN के तहत प्राप्त होता है। बिना ARN के कमीशन प्राप्त नहीं करना। नामांकन का लाभ कानूनी वारिस की अनुमति है। नामांकित व्यक्ति उत्पाद वितरकों की वारिस की आय सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो ये रहा हमारे SBI, AMF और MCA के उत्तरदायी तथा डिस्ट्रीब्यूटर की चयन होने का योग्यता, एजेंट के चयन होने की योग्यता तथा उनके टेली कमीशन के विषय में हमने इस 6 चैप्टर में विस्तार से चर्चा किया, जिसमें मुख्य पॉइंट पर हमने टिप्पणी दिया। आइए हम 7 में चलते हैं। नेवी क्या है? आइए हम नेवी में पढ़ते हैं। उचित मूल्यांकन के सिद्धांत जैसे निवेश के लिए उनकी प्राथमिकता क्या है, म्यूचुअल फंड की योजना की शुद्ध परिसंपत्तियां की गणना कैसे की जाती है, लाभांश और वितरण परिणाम, भंडार प्रवेश और निकासी भार की अवधारणाएं कैसी होती है, NAV का प्रभाव क्या होता है, NAV पर म्यूचुअल फंड पर लागू होने वाले प्रमुख लेखान रिपोर्ट की आवश्यकताएं, प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए NAV मूल्यांकन अनुपात और इकाई मूल्य निर्धारण आदि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है निवल संपत्ति। शुद्ध संपत्ति बराबर शुद्ध संपत्ति देनदारी, आपके पास मौजूदा मूल्यवान वस्तु जैसे धन संपत्ति, बिल भुगतान जैसी देनदारी, जिम्मेदारियां जो आप दूसरों के प्रतिबल होते हैं। जब मान लीजिए आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा है, आपके पास 50 लाख रुपए का घर है, 50 लाख का कार्य है, संपत्ति 1 लाख है, तो ये पूरी NAV जो है 1 लाख धन 50,000 धन 50,000 बराबर 1 करोड़ 1 लाख का हो जाता है। अब आपके ऊपर 50 लाख रुपए का होम लोन है, 50,000 का होम क्रेडिट बकाया है, देनदारी कितनी हो गई 40 लाख,
प्लस 50,000 बराबर 40,50,000। शुद्ध संपत्ति बराबर शुद्ध संपत्ति की देनदारी बराबर 1,01,40,50,000 ये माना जाता है। तो शुद्ध परिसंपत्ति का मूल्य होता है शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य कुल संपत्ति बटा बकाया इकाई की संख्या। ये कुल संपत्ति का शुद्ध परिसंपत्ति निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है कुल परिसंपत्ति बटा बकाया इकाइयों की कुल संपत्ति। शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य कुल परिसंपत्ति मूल्य माइनस शेयर धारकों के अलावा अन्य देनदारी अर्थात बटा बकायों की संख्या। ये 3 गुणा अनुपात में लगाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र है। अब आइए इनकी गणना जो है हम दशमलव के एक स्थान तक मानते हैं, एक स्थान या 2 स्थान तक मानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मानते हैं। अब आता है शुद्ध परिसंपत्ति NAV। NAV में लाभ, लाभांश, ब्याज लाभांश, पूंजीगत लाभ जितना अधिक हो नेट वैल्यू उतना ही अधिक होगा। पोर्टफोलियो में जितना अधिक वृद्धि होगी उतना ही अधिक NAV होगी। ये दोनों बराबर के मान दिखाई देते हैं। खर्च जितना कम होगा नेट वैल्यू उतना ही अधिक होगी। जैसे प्रश्न में निम्नलिखित जानकारी के आधार पर NAV की गणना कीजिए। जैसे शेयर मूल्य 1,50,00,000 है, ब्रांड मूल्य 67 करोड़ है, मनी मार्केट मूल्य 2,36,00,000 है, अर्जित लाभांश लेकिन प्राप्त नहीं हुआ वह 1,09,00,000 के है, अर्जित ब्याज 2,68,00,000 है, कुल देय 0.36 करोड़ है, बकाया इकाई 1,90,00,000 है। इसे गणना के माध्यम से हम लगाते हैं तो समाधान इसका है NAV बराबर 1,50,00,000 67,00,000 प्लस 2.36 प्लस 1.9 प्लस 2.68 प्लस 0.36 बटा 1,90,000 बराबर ये 1,70,000.2.5 जो है आंसर हमारा आता है। उतने रुपये शुद्ध परिसंपत्ति और बकाया संपत्ति निकलती है। उदाहरण संख्या जानकारी के आधार पर NAV की गणना कीजिए। तो वही चीज़ दूसरा एग्जाम्पल भी है आपका, उसी आधार से हम इसे भी लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में कुल व्यय AMC द्वारा शुल्क की योजना में वसूला जा सकने वाला खर्च बराबर निवेश सलाहकार शुल्क माना जाता है। अभिरक्षा रजिस्ट्री जिसे एजेंट का कमीशन शामिल है, ब्रोकरेज और लेन देन लागत होता है, प्रकटीकरण रजिस्ट्रार लेखा परीक्षा रेटिंग शुल्क आदि जो है इसमें दर्शाया जाता है। निवेशक के साथ संचार की लागत, विविध हस्तांतरण की लागत और सामान्य परिचालन होता है। सोना चांदी जैसे अन्य वस्तुओं का भंडार प्रबंधन, चल अचल संपत्तियां रख रखाव की लागत, विज्ञापन प्रीमियम, लिस्टिंग फीस आदि जो है प्रदर्शित होती है। अब आइए हम देखते हैं AMC म्यूचुअल फंड योजना से निम्नलिखित व्यय का शुल्क नहीं ले सकती है, जिसमें अचल संपत्ति पर रख रखाव की लागत, ऊपर बताए गए कोई अन्य व्यय, उदाहरण सॉफ्टवेयर अपग्रेड की लागत, एजेंट कमीशन, GST, चुंगी आदि। कुल व्यय का अनुपात सीमा प्रकार योजना की दैनिक शुद्ध परिसंपत्ति पर अधिक सीमा जैसे लिक्विडिटी इंडेक्स, एक्सचेंज ट्रेडर्स, गोल्ड, मनी मार्केट, इक्विटी उन्मुख 2.5%, ब्रोकरेज लेन देन लागत, कुल ब्राउचर मूल्य 0.12 शीर्ष शहर 30 शहरों में। %30 नए निवेश योजना की दैनिक परिसंपत्ति 0.30% तक अतिरिक्त लाभ आदि की कमी भीतर चुकाया जा सकता है।
तो यह राशि योजना में वापस जमा कर दी जाएगी। सलाहकार शुल्क आदि योजना की दैनिक शुद्ध परिसंपत्ति मानी जाती है। लाभांश वितरण योग्य भंडार। दृष्टिकोण लाभांश का भुगतान केवल वितरण योग्य भंडार से ही किया जा सकता है। वितरक योग्य भंडार की गणना के लिए निम्न पॉइंटें होती है। निम्न 4 पॉइंटें, जैसे सभी अर्जित लाभ आई के उपार्जन बी को जोड़ें। मूल्यवान लाभ पर ध्यान दें। मूल्यांकन में हुए नुकसान को लाभांश के भुगतान से समायोजित करना आवश्यक है। नई इकाइयों की विक्रय मूल्य के उस हिस्से को नजरअंदाज करें जो मूल्यांकन लाभ के कारण होता है। बोर्ड द्वारा लाभांश की राशि और रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण। रिकॉर्ड तिथि यह होती है कि जिसका उपयोग निवेशक की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि के रूप में किया जाता है। रिकॉर्ड तिथि के अंत में लाभांश के भुगतान को दर्शाने के लिए नवा को आयोजित घटाया जाता है। यूनिट धारक को लाभांश वितरक की दर मात्रा के संबंध में कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जाती है। इसका भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। निकास भार और प्रवेश। प्रवेश शुल्क खरीद के समय देय। सेबी ने प्रवेश शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया। विनियम 1996 के समान जो है। निकास शुल्क एक निश्चित समय से पहले डिपोजल पुनः खरीद के दौरान देय है। उदाहरण में 1 वर्ष के लिए 1%, 1 वर्ष से अधिक के लिए 0% माना जाता है। निवेश राशि चाहे कितनी भी हो, सभी निवेशकों के लिए निकास भार समान रहेगा। पूंजीगत लाभ और लाभांश के पुनर्निवेश या प्रचलित यूनिट पर कोई निकास शुल्क नहीं लगता है। एग्जिट लोड तुरंत स्कीम में वापस जमा करना होता है, यानी एएमसी द्वारा वार्षिक आय को स्वेच्छा करने के लिए यह राशि उपलब्ध नहीं होती है। कुछ अन्य बिंदु जैसे आते हैं सेबी के एकत्रित टीयर 1, टीयर 2 ब्रांड, HDFC AT टीयर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, जो नीचे दिए गए सीमाओं पर लागू होते हैं। जैसे पहला, म्यूचुअल फंड योजना अपनी परिसंपत्ति का 10% अधिक से संसाधनों में निवेश नहीं कर सकती। म्यूचुअल फंड योजना किसी एक निवेशक के अकेले ग्राहक से 5% से अधिक निवेश नहीं करा सकती। ग्राहक के खातों को एएमसी खाते में अलग रखा जाना चाहिए। एएमसी के लिए लेखा परीक्षा योजनाओं को लेखा परीक्षक से अलग होना चाहिए। निवेशक अपनी इकाइयों को एक इकाई के अंश के रूप में रख सकता है। वर्तमान विनियम प्रणाली का इनका व्यापार संभव नहीं हो सकता है। ऋण से संबंधित प्राथमिक पोर्टफोलियो के बारे में। एएमसी प्रथम पोर्टफोलियो पर निवेश सलाहकार शुल्क नहीं लेगी। निवेशकों की वसूली होने पर ही आनुपातिक आधार पर TER लगाया जा सकता है। पृथक पोर्टफोलियो एनएवी दैनिक आधार पर घोषित किया जा सकता है। अब आता है लेसन 8। आइए हम इस लेसन की चर्चा करते हैं। लेसन 8 में पूर्व कटअप के संबंध में करों की कमी प्रमोट करना, पूंजीगत लाभ DDT और पूंजीगत लाभ पर अंतर, तीसरा लाभ हानि का समायोजन, चौथा प्रतिशत लेन देन, पाँचवा स्रोतों पर कटौती, छठवां धारा 80 के तहत लगने वाले कर। म्यूचुअल फंड के संबंध में प्रयोजकता। अगला है म्यूचुअल फंड के संबंध में प्रयोजकता। म्यूचुअल फंड के संबंध में कर प्रयोजकता पॉइंट 1। दूसरा है निवेश पर मिलने वाले लाभ पर कर लगाया जाता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड एक पास 3 निवेश माध्यम, इसलिए हमें आप पर 2 स्तर पर विचार करना होता है। चौथा, निष्क्रिय द्वारा अर्जित आय मुक्त। पाँचवा, निवेश द्वारा अर्पित आय काट योग्य।
कर की दरें निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। इसके प्रकार अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ और लाभांश। लाभांश म्यूचुअल फंड योजना का प्रकार में इक्विटी उन्मुख और गैर इक्विटी उन्मुख दो प्रकार होता है। निवेशक द्वारा भारतीय निवासी, आदिवासी निवासी, गैर व्यक्तिगत निवेशक होता है। पूंजीगत लाभ कर में देखा जाए तो अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक प्रकार। अल्पावधि गैर इक्विटी 1 वर्ष, 3 वर्ष और 1 वर्ष दीर्घकालिक 1 वर्ष, 3 वर्ष पूंजीगत। ये सारणी के टेबल के माध्यम से इक्विटी से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपए तक कर मुक्त माना जाता है। सीमांत दरें क्या होती हैं? सीमांत दरों का अर्थ यह है कि वह निवेशक की आय में जोड़ा जाता है और निवेशक उस पर कर वर्ग के अनुसार कर लगाया जाता है जिसकी आय आती है। रिडेम्पशन के समय उदाहरण 1 वर्ष में कुल दीर्घकालिक लाभ 1 लाख कोई कर नहीं लगा सकता है। 1 लाख से ऊपर पर कर लगाया जा सकता है। सूचीकरण रिडेम्पशन का अर्थ है मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए खरीदे मूल्य को ऊपर की ओर स्थापित किया जाता है। अनुक्रमिक लागत, वास्तविक लागत, बिक्री आदि मानी जाती है जो प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। मान लीजिए निवेशक के पास 2015 में एक पात्र पाउंड 1 लाख रुपए का निवेश किया है। 3 वर्ष बाद उसे बेच दिया। मोचन राशि में 1,25,00,000 प्राप्त हुए अनुमानतः, जो राशि विक्रय मूल्य बराबर माइनस क्रय मूल्य 25,000 रुपये फायदा हुआ है। इंडेक्सिंग के साथ अनुक्रमिक लागत निकालने के लिए कर का योग विक्रय मूल्य माइनस अनुक्रमिक लाभ। पूंजी लाभ और हानि का समायोजन। अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का समायोजन। अल्पकालिक पूंजी हानि को अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी लाभ को दोनों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। दीर्घकालिक पूंजी हानि को केवल दीर्घकालिक पूंजी लाभ के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है। अल्पकालिक दीर्घकालिक पूंजी हानि को किसी अन्य प्रकार के वेतन के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग। जब जारी कर के लाभांश भुगतान मामले में एनएवी कमी आ जाती है जिससे निवेश को मिलने वाली मूल राशि प्रभावित होती है। पहले निवेश बोनस डिविडेंड भुगतान के ठीक पहले यूनिट खरीदा जाता है और रिकॉर्ड तिथि पर एनएवी घटने के बाद बेच दिया जाता है ताकि पूंजीगत नुकसान न हो सके, जिसकी भरपाई भविष्य के पूंजीगत लाभ के मुकाबले प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से बोनस स्ट्रिपिंग डिवाइडेड करते हैं। हालांकि यदि पूंजी इकाई रिकॉर्ड तिथि से 3 महीने पहले खरीदी गई हो तो रिकॉर्ड तिथि 9 महीने बाद बेची गई। इस प्रकार की पूंजी हानि को पूंजी लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है। ऐसे मामले में पूंजीगत हानि को बोनस इकाई लाभांश भुगतान की अधिकतम लागत के रूप में माना जाएगा। कर स्थगन और स्टैम्प शुल्क मूलधन योजना को बराबर दूर होकर लाभ तो ही प्राप्त होता है जब निवेशक किया जाता है। इसलिए कर की चिंता किए बिना लाभ को बढ़ा दिया जा सकता है। इस अवधारणा को कर स्थगन कहा जाता है और इससे कर लगने से पहले ही चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया जाता है। इसे स्टाम्प शुल्क, खरीद लेने, निवेश की राशि। हस्तांतरण देश प्रसूति लेनदेन में एसटीटी का केवल इक्विटी आधारित योजना
पर बिक्री होती है, जिसके दौरान स्विच के दौरान लागू होता है। खरीद कोई एसटीटी नहीं है। ऋण प्रतिभूति कोई एसटीटी नहीं है। 3 इक्विटी आधारित योजना बिक्री केवल है। एसटीटी दर डिलीवरी आधारित 001 है। गैर वित्तीय आधारित 002 पॉइंट है। यदि निर्दिष्ट न हो तो वितरण आधारित होता है। पार्ट परचेस 001 कल्याण एसटीडीएस धारा 80 के तहत लगाया जाता है। इंडियन लिक्विड सेविंग स्कीम में यदि करदाता प्रतिवर्ष 1,50,00,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है। संयुक्त स्वामित्व की स्थिति में कर लाभ पहले धारक को उपलब्ध होगा। नकारात्मक पक्ष ईएलसी योजना के निवेशक की तारीख को 3 साल की एक लॉकअप अवधि होती है। संस्था को भी 80 का लाभ प्रदान करने वाले या निर्दिष्ट लाभ इन फंड में निवेश करना होता है। स्रोत पर कटौती टीडीएस जिसे कहते हैं। सुदूर और वितरक आधारित खरीद लेन देन मामले में एनआर पर टीडीएस लागू होता है। गैर वितरण आधारित खरीद लेन देन के मामले में टीडीएस लागू नहीं होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है। यदि लाभांश का 5,000 रुपये से अधिक है तो 10% से अधिक टीडीएस काट लिया जाता है। योजना पर लगाए जा सकने वाले टीडीएस निवेशक प्रबंधन और सलाहकार शुल्क पर लगने वाले टीडीएस टीईआर के अतिरिक्त लगाया जा सकता है। शुल्क से काट लिया जाएगा और शुल्क शुद्ध राशि योजना में जमा करती जाएगी। जीएसटी जिस योजना पर नहीं लगाया जा सके वो म्यूचुअल फंड के वितरक में देय कमीशन पर जीएसटी लगाई जाती है। तो ये रहा 8वें चैप्टर का वर्णन। अब आइए हम चलते हैं 9वें निवेशक। निवेशक क्या होता है, निवेश कैसे किया जाता है। नए फंड ऑफर प्रस्ताव एनएफओ मूल्य और सदस्यता हेतु प्रावधान निवेश घोषणा और विकल्प स्कीम में परिवर्तन का प्रावधान ग्राहकों की विवरण की स्थिति विषय वस्तु और जोखिम ग्राहक निवेशक आदि के विषय में हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। नए फंड में एनएफओ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां एएमसी द्वारा निवेशक के लिए शुरू की गई नई योजनाओं का पहली बार किया गया प्रस्ताव होता है। एनएफओ खुलने की तिथि यह वह तिथि है जिससे निवेशक एनएफओ में निवेश कर सकता है। एनएफओ बंद होने की स्थिति यह वह तारीख होती जब तक निवेशक एनएफओ में निवेश कर सकता है। स्कीम पुनः शुरू होने की तिथि यह वह तिथि है जिससे निवेशक अपनी यूनिट की स्कीम में पुनः खरीद के लिए प्रवेश कर सकता है या स्कीम की नई यूनिट खरीद भी सकता है। तो यह जो स्कीम तिथि होती है। क्लोज एडेड स्कीम की यह एनएफओ खुलने की तारीख और लगातार स्कीम दोबारा खुलने की तारीख कभी भी नहीं प्रदर्शित होता है। क्लोज एंडेड एक फिक्स डिपॉजिट होता है। नया फंड प्रस्ताव एनएफओ की कीमत या प्रति यूनिट कीमत जो निवेश को एनएफओ के दौरान निवेश करने के लिए चुकानी पड़ती है। निवेशक द्वारा खरीदना, बेचना, बिक्री आदि चालू करना, एनएवी जिस पर भी निवेशक खरीदी गई है या बिक्री की गई है आदि पर ध्यान दिया जाता है। सेबी ने दिशा निर्देश ईएलसी के अलावा एनएफओ अधिकतम 15 दिनों का खुला रह सकता है। यूनिट का आवंटन या धन की वापसी योजना की अवधि बंद होने के 5 कार्य दिवस के अंतर होता है। इसके अलावा खुली अवधि वाली योजना का आवंटन बंद होने के बाद 15 कार्य दिवस तक हो सकता है। निवेश योजना एवं विकल्प डायरेक्ट प्लान के तहत एएमसी में सीधे म्यूचुअल फंड योजना में निवेश कर सकता है। कम व्यय अनुपात प्राप्त होते हैं। जबकि नियमित योजना के तहत
निवेशक मध्यस्थ, वितरक, दलाल, सब ब्रोकर के माध्यम से निवेश करता है, जिसमें व्यय अनुपात अधिक होता है। IDCW क्या होता है? इसका भुगतान विकल्प। निवेश को लाभांश प्राप्त होता है, जिसके खाते में लगभग लाभांश पूरा भुगतान हो जाता है, और लाभांश भुगतान के प्रभाव को ही दर्शाने के लिए NAV कम हो जाती है, जिसे NIDCV भुगतान के बाद NAV को एक एक्सेस डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है। ISW पुनः निवेश विकल्प। हालांकि निवेश को लाभ प्राप्त होता है, उसे बैंक खाते में जमा किए गए राशि को उसी योजना में पुनः निर्देशित किया जाता है। लाभांश भुगतान के बाद NAV कम हो जाती है। ग्रोथ फंड। ग्रोथ विकल्प में लाभांश भुगतान नहीं किया जाता है, इसमें NAV में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं भी पड़ता है। यूनिट धारक के हित की सुरक्षा। AMC फंड ने NFO में स्कीम सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य पर बेची जाती है, ताकि निवेशक हितों की कटौती पर प्रमाणित करने के लिए निवेशक द्वारा खरीदी और संचालित की जाने वाली कम आय प्राप्त न हो। आधारभूत NAV ग्राहक को स्कीम की खरीद, NAV की बेचने की कीमत, NAV बिक्री, खरीद, हस्तांतरण में विभाजित करने पर निवेशक खुद खरीद गई यूनिट की संख्या बदलती रहती है। रिटर्न अनुरोध। रिटर्न निवेशक के लिए यूनिट धारक को निवेश लागत बढ़ती है। निवेशक की दर शुद्ध रूप से निवेश से अलग देकर निवेशक द्वारा अर्जित की गई राशि को बढ़ा सकता है। जमा शुल्क। जमा शुल्क के निवेश और AMC की शुद्धता नहीं किया जाता है। धन को सुरक्षित मूल्य में आवंटित किया जाता है। यह ग्राहक और निवेशक समूह में निवेशक के जमा पहले से मौजूद यूनिटों के निवेश को बढ़ाती है तथा सुरक्षित करती है तथा आवंटित भी किया जाता है। निवेश के लिए खाता विवरण। मासिक खाता विवरण। प्रोस्पेक्ट मासिक खाता विवरण जारी करते हैं। महीने के दौरान हुए किसी भी लेन देन का विवरण होता है। वार्षिक खाता विवरण, जो खाता विवरण प्रदान करता है। खाता विवरण जारी होने की तिथि से पूर्व 4 महीने तक व्यवस्थित होता है। वार्षिक भाग वितरण, ऐसे यूनिट धारक के वितरण जिन्होंने 4 महीने के भीतर कोई लेन देन नहीं किया हो। समेकित खाता विवरण का अर्थ होता है जहां पर प्रत्येक माह का CAS ईमेल द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक उसे पहले भेज दिया जाता है, जिसमें पिछले माह में केवल एक ही वित्तीय लेन देन हुआ हो। यूनिट धारक की पहचान उसी अस्थायी खाते से पेन से किया जाता है। म्यूचुअल फंड के लिए आवेदन। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान आदि। निवेशक डायरेक्ट प्लान का भी विकल्प चुनता है तो आवेदन में उस अकाउंट का डायरेक्ट उल्लेख करता है। यदि इस योजना को वितरक ARN लिखे तो यूनिट धारक को सूचना है। एक मुख्य निवेशक अधिकतम 3 धारक हो सकता है। वह खाता धारक के नाम पर बनाया जाता है जो प्राथमिक निवेशक है। एक IAMIO निवेशक के मामले में एक विदेशी पता प्रदान करना आवश्यक है। KYC विवरण के प्रत्येक धारक द्वारा अनुपालन के प्रमाण में KYC स्वीकृति, फैच और CR, धारक का जन्म, देश, नागरिकता, राष्ट्रीयता भारत के अन्य किसी देश या राज्य से तो नहीं है, उनकी विदेशी खाता का अनुपालन अधिनियम, फैक्स, समय रिपोर्टिंग मानक CRS के तहत अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा ली जाती है।
नामांकन आप अधिकतम 3 उम्मीदवारों को नामांकित कर सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दिए जाने वाले डिफ़ॉल्ट रूप से समान प्रतिशत निर्धारित होता है। यूनिट धारक के रूप में नाबालिग और पावर ऑफ एटॉर्नी से संबंधित नियम किसी प्रकार के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में धारक पैन आवश्यक है। प्राकृतिक संबंध स्थापित करने वाला दस्तावेज, नाबालिग का आयु, नाबालिग आय में संयुक्त धारक नहीं हो सकता है। नाबालिग द्वारा किए गए निर्देश में नामांकन नहीं हो सकता है। नामांकित अन्य निवेश के लिए नामांकित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निवेश के लिए कोई नामांकन नहीं हो सकता है। नाबालिग की जानकारी अभिभावक की जानकारी का एक स्थान होगा। अभिभावक खाते का संचालन नहीं कर सकता जब नाबालिग की स्थिति अडल्ट होने के पश्चात संचालन के लिए आवेदित होगा। नाबालिग का हस्ताक्षर उसके बैंक खाता संचालित करने का रोल कंडेबल वित्तीय सलाहकार माना जाता है। एनएफपी के दौरान इस योजना के बाद लेन देन एक मौजूदा निवेशक उसी फोलियो के तहत मुकुट की किसी अन्य योजना में निवेश कर सकता है। लागू पीआईएफओ यूनिट की कास्ट पर फर्स्ट आउट फर्स्ट इन पर लागू होता है। खाता के लिए वितरण खाता का विवरण म्यूचुअल फंड मासिक विवरण जारी करते हैं। महीने के दौरान हुए किसी भी लेन देन का विवरण होता है। खाता वार्षिक खाता विवरण में खाता विवरण प्रदान करते हैं जो खाता के जारी होने की तिथि से पूर्व 12 महीने तक मान्य होता है। वार्षिक भाग जिसमें कोई लेन देन न करने पर यूनिट धारक के लिए विवरण होता है। समेकित खाता, इस समेकित खाता का विवरण प्रत्येक माह सीएससी ईमेल द्वारा 10 तारीख तक पहुंचाई जाती है। म्यूचुअल फंड के लिए आवेदन पत्र में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी इस प्रकार है। डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। यदि निवेशक डायरेक्ट प्लान करना चाहता है तो आवेदन के पास उस अकाउंट का डायरेक्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि नियमित योजना है तो वितरक ARN नंबर डालें। यूनिट धारक सूचना, मुख्य निवेश अधिकतम 3 खाता धारक हो सकता है। वह खाता धारक के नाम पर बनाया जाता है जो प्राथमिक निवेशक होता है। AIMR निवेशक के मामले में एक विदेशी पता प्रदान करना आवश्यक है। KYC प्रत्येक धारक द्वारा अनुपालन के प्रमाण के रूप में KYC स्वीकृति है। अधिनियम FATCA समान रिपोर्ट CRS के तहत जानकारी अपेक्षित की जाती है। नामांकन 3 उम्मीदवारों को नामांकित यूनिट धारक के नाबालिग पावर अटॉर्नी इस प्रक्रिया में KYC आवश्यक है। प्रकृति संबंधी स्थापित करने वाला दस्तावेज, अदालती आदेश की नोटरी कॉपी, नाबालिग का आयु, नाबालिग नया निवेश में नामांकन नहीं हो सकता है। नाबालिग अन्य निवेश के लिए नामांकित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निवेश के लिए कोई नामांकन नहीं हो सकता है। नाबालिग की जानकारी अभिभावक की जानकारी एक स्थान ले लेगा। अभिभावक खाते का संचालन नहीं कर सकता है, जबकि नाबालिग स्थिति का अडल्ट होवे तब खाता संचालन के लिए आवेदन दे सकता है। नाबालिग का हस्ताक्षर उसके बैंक खाता ऑपरेटिव के मैच होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के लिए वित्तीय लेन देन,
NFA के दौरान इस योजना के बाद लेन देन एक मौजूदा निवेशक ऐसी पोलियो के तहत म्यूचुअल फंड में की गई थी। लागू पेन की यूनिट की खरीद फर्स्ट आउट फर्स्ट पॉलिसी पर कार्य होता है। योग्य निवेशक, व्यक्तिगत निवेशक ने अपने व्यक्तिगत आय या अपने परिवार से लाभ के लिए निवेश करता है। भारत में रहने वाले वयस्क निवेशक नाबालिग अपने अभिभावक के माध्यम से निवेश कर सकता है। हिंदू अतिविभाजन परिवार का मुखिया की ओर निवेशित विदेश में रहने वाला अनिवासी भारतीय मूल आदि विदेशी निवेशक आदि सम्मिलित हो सकते हैं। गैर निवेशक संगठन संस्थान अधिकृत व्यक्ति उन संगठन संस्थान न्यू फंड ऑफर जब योजनाएं असीमित निवेश को पहली बार न्यू फंड ऑफर के माध्यम से पेश करती हैं। NF की महत्वपूर्ण तिथियां: एकत्रित खुलने की तारीख, वह तारीख जिसमें निवेशक NFA में निवेश कर सकता है, या बंद होने की तारीख। इस योजना आरंभ होने की स्थिति, वह तिथि जिससे निवेशक अपनी इकाई को क्रय विक्रय कर पेश कर सकता है। इस योजना की नई इकाई खरीद सकते हैं। प्रमुख बिंदु: क्लोज एंडेड योजना की कुछ खुलने की कोई तिथि नहीं मानी होती है। ELC में लॉक इन अवधि कम से कम 3 साल होती है, गैर अधिकतम में 15 वर्ष माना जाता है। तो इस तरह से यह 9वां लेसन समाप्त होता है। अब हमारा 10वां लेसन रहेगा और इसका लेखांश अगली वीडियो में हम विस्तृत दे सकते हैं।